मतगणना के बारे में एक बार फिर से बहस को शुरू करते। तमाम खास मेहमान लगातार हमारे साथ जुड़े हैं, राजनीतिक विश्लेषक है, विभिन्न दलों के प्रवक्ता भी, उनसे जानेंगे और समझेंगे। चूंकि कल तो मतगणना शुरू हो जाएगी, लेकिन ये जो विभिन्न राजनीतिक दल हैं वो खुद को कहां आंकते हैं, कहां पाते हैं और किन मुद्दों के आधार पर ये चुनाव लड़ा, यही सब बातें करेंगे। हमारे साथ राजनीतिक विश्लेषक के तौर पर अपनी बात रख रहे थे रुद्र प्रताप जी, आप अपनी बात वहीं से शुरू कीजिए जहां पे आपने खत्म की। राहुल जी, मैं कह रहा था कि देखिए, जो लोग सर्वे एजेंसी कर रही हैं, सर्वे कर रही हैं, एग्जिट पोल कर रही हैं, वो तो कर ही रही हैं। आप भी ग्राउंड पे थे, मैं भी ग्राउंड पे थे, हम लोग के रिपोर्टर्स भी ग्राउंड पे थे। हम लोगों को भी पता है स्थितियां क्या थी। अगर 10 लोग वोट डाल रहे थे तो वो किधर की ओर जा रहे थे, उसमें से 6 लोग या 5 लोग या बहुमत किधर की ओर जा रहा था, ये हमें भी पता है। हालांकि वो सैंपल साइज वो 20 लोग का, 30 लोग का, क्या 2 लाख लोगों पे या 20,000 लोगों पे फिट बैठता है, इस पर प्रश्न चिन्ह लग सकता है। लेकिन हवा किधर बह रही है ये अमूमन लोग जान जाते हैं। इसके लिए किसी सर्वे एजेंसी की जरूरत नहीं। कोई जो सर्वे दिखा रहा है वो भी ठीक है, लेकिन आप भी जानते हैं और हम भी जानते हैं कि कौन सा दल भारी था। उत्तर प्रदेश में 2 ही दलों की मुख्य लड़ाई थी, भारतीय जनता पार्टी और समाजवादी पार्टी। इसमें से किसी को कोई संदेह नहीं रहना चाहिए। अच्छी बात यह है कि अवनीश अवस्थी जी अभी एडीजी लॉ एंड ऑर्डर के साथ जो प्रेस कॉन्फ्रेंस कर रहे थे वो उसी विषय पर कर रहे थे। अगर मुख्य विपक्षी दल ने किसी शिकायत को दर्ज कराया है तो ये आपकी जिम्मेदारी है, आप उसकी सुनवाई करें। अगर आपको ये कहना है कि वो वहाँ पे प्रशिक्षण हेतु ईवीएम जा रही थी, तो अगर वो भ्रम की स्थिति है तो उससे भी क्लियर करें। मुख्य विपक्षी जो पार्टी होती है वो जनता का प्रतिनिधित्व करती है, जनता की आवाज़ का प्रतिनिधित्व करती है, तो वहाँ तक ये बातें पहुँचनी चाहिए। अब आते हैं चुनाव पे। चुनाव देखिए राहुल जी, मैं 2 नज़रियों से इसको क्रांतिकारी मानता हूँ। पहला कि सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पे जो प्रचार का तरीका अपनाया गया, उसके बावजूद परसेंटेज कमोवेश वही आए जो 2017 में थे। 1-आधा% हम लोगों ने कहीं कहीं लूज किया है, लेकिन अगर हम उतने ही परसेंटेज पे आ रहे हैं सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म के प्रचार करने के बावजूद, तो कम से कम चुनाव आयोग को एक नया रास्ता तो मिल गया है कि चुनाव को कम खर्चीला कैसे किया जा सकता है, जिसपे पिछले 20 वर्षों से लगातार माथापच्ची चल रही थी। तो सीमा बढ़ा दी गई थी। जी हाँ, बढ़ा दी गई थी, लेकिन आपने प्रचार को जब इतना डिजिटलाइज कर दिया तो एक नया मौका आ गया। नए यूथ भी आ सकते हैं जिन्हें लगता है कि कम किया जा सकता है, प्रचार को यहाँ पे संभाल के हम लोगों से ज्यादा मिल सकते हैं। एक नया रास्ता जरूर खुला है। दूसरी बात राहुल जी, महिलाओं का वोट परसेंटेज लगातार बढ़ा है, हर सीट वार बढ़ा है, और ये क्रांतिकारी परिवर्तन है। और इस बार महिलाएं अपने पुरुषों से, समूह से अलग होकर, स्वतंत्र होकर मतदान कर रही हैं। मैंने देखा है पिछले ट्रेंड्स में वो पुरुषों के कहने पे करती थी, जो परिवार का मुखिया होता था उसके कहने पे करती थी। इस बार उन्होंने स्वतंत्र होकर मतदान में भाग लिया और बढ़ चढ़ के लिया है। ये भी एक क्रांतिकारी परिवर्तन लाएगा उत्तर प्रदेश में। जी राहुल जी। सतीश प्रकाश जी, यहां पर राजनीतिक विश्लेषक है और इसके पहले भी जो वरिष्ठ पत्रकार है, आपका तो राष्ट्रीय दल है, लेकिन ये सभी लोग यही मानते हैं और इसी तरह से अब परिभाषित भी कर रहे हैं कि आपका दल कहीं लड़ाई में था ही नहीं। कह रहे कि 2 लोगों की लड़ाई थी, बाईपोलर इलेक्शन था। बसपा एक राष्ट्रीय पार्टी है, उसे तो यहां पर मान ही रही है, जबकि मायावती खुद 4 बार की मुख्यमंत्री रही हैं। लेकिन चाहे राजनीतिक विश्लेषक हो, चाहे तमाम पत्रकार हो, वो इसी तरह से आंक रहे हैं। आप खुद को कहां देखते हैं? देखिए, बाईपोलर इलेक्शन जब भी किसी स्टेट में होता है, तमाम राजनीति के जानकार आपके पैनल में हैं। बाईपोलर इलेक्शन जब भी होगा तो हमेशा मत प्रतिशत बढ़ता है। उत्तर प्रदेश में चाहे वो 2%, चाहे वो 3%, जो मत प्रतिशत गिरा है विधानसभाओं में, ये क्लियर कट मैसेज है कि उत्तर प्रदेश के अंदर बाईपोलर इलेक्शन नहीं है। अब तमाम संचार के माध्यम या तमाम एजेंसियां या तमाम बुद्धिजीवी वर्ग की क्या मजबूरियां रही होगी, ये जवाब तो बुद्धिजीवी वर्ग ही दे सकता है। क्योंकि बीजेपी ये चाहती थी कि उत्तर प्रदेश की राजनीति में कहीं ना कहीं एक भटकाव लाया जाए। वो धार्मिक भटकाव, धार्मिक पोलराइजेशन के आरोप आमतौर पर बीजेपी के ऊपर हमेशा लगते रहे, लेकिन बीजेपी ने उस धार्मिक पोलराइजेशन को एक नई भाषा दी कि पॉलिटिकल पोलराइजेशन कीजिए। और 6 महीने पहले बीजेपी ने उत्तर प्रदेश के अंदर एक माहौल बनाया कि उत्तर प्रदेश में 2 ही पार्टियों के बीच में चुनाव है, लेकिन जनता ने उसकी इस मांग को और उसके इस नैरेटिव को कहीं ना कहीं कैंसिल किया। प्रथम फेज के बाद में जितने चुनाव हुए आप देखेंगे कि तमाम वर्ग वहां उपस्थित हैं, और मैं दुबे जी की इस बात से बिल्कुल सहमत हूं कि यह सच है कि महिलाओं के ऊपर उनकी जाति, उनके पुरुषों का कहीं ना कहीं प्रभाव था। धीमे धीमे डे बाय डे महिला प्रत्याशी या महिला जो 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 वोटर्स हैं, उनके ऊपर पुरुषों का कब्जा कहीं ना कहीं हट रहा है। ऐसी स्थिति में वो अपनी पसंद के कोई भी दल होगा। देखिए, मैं एक बात जरूर कहूंगा। हाँ बोलिए। अगर बीजेपी की तमाम चुनावी का अगर जी बताइए, अपनी बात कंप्लीट कीजिए।
नहीं, देखिए मेरा कहना यह था कि देखिए बीजेपी ने क्या नैरेटिव क्रिएट किया। समाजवादी पार्टी के ऊपर उसके सबसे बड़े आरोप थे कि उनके यहां गुंडागर्दी बहुत ज्यादा होती थी, कानून व्यवस्था की सरकार थी, और 2017 से लेकर के 2022 तक आते आते सरकार के 5 साल कंप्लीट होने के बावजूद भी अगर वर्तमान सरकार ये कह रही है कि मुझे वोट इसलिए दीजिए कि हम उत्तर प्रदेश की कानून व्यवस्था को सुधारेंगे, तो दोनों चीजें कहीं ना कहीं आरोप 10 साल में जो समाजवादी पार्टी के ऊपर आपने आरोप लगाया और अपने ऊपर खुद आपने आरोप लगा दिया, ऐसी स्थिति में यह सच है बिल्कुल कि 2007 से लेकर के 2012 तक की जो बहुजन समाज पार्टी की सरकार है उसके ऊपर इस तरह की कानून व्यवस्था को ढीला करना या कानून प्रशासनिक पकड़ को मजबूती, ये सच है। अगर रोजगार की, देखिए रोजगार एक बहुत बड़ा मुद्दा है आज उत्तर प्रदेश में अंदर, लेकिन आपको यह भी मानना पड़ेगा कि बहुजन समाज पार्टी की सरकार ने न जाति देखी ना धर्म देखा, कोई भी व्यक्ति हमारे सभी को लेकर चले। सतीश प्रकाश जी, मैं 6.5 लाख लोगों को दूसरे मेहमानों के पास जाऊं उससे पहले आपसे ये मेरा सवाल है, इस चुनाव में आप खुद को कहां पर आंकते हैं? नहीं, देखिए मेरे कहने से या किसी के कहने से कोई सरकार नहीं बनने वाली। क्यों नहीं? मतदान हो चुका, क्यों नहीं बनेगी? जनता को आप ही तो जनता को समझा रहे हैं ना लगातार, रूप से उन्होंने 7 चरणों तक समझाया, उसके पहले ही समझाया। आपका एक आकलन होगा ना, आपका एक आकलन होगा, आपने अपने लिए खाका तैयार किया होगा किस सीटों पर किस मजबूती के साथ लड़ रहे हैं। मैं वही तो जानना चाह रहा हूं कि आप खुद को कहां पाते हैं, इतना बच क्यों रहे हैं? नहीं, देखिए राहुल जी बहुजन समाज पार्टी का पहले दिन से ये मानना था कि हम अपने दम पर सरकार बनाएंगे, यानी पूर्ण बहुमत की सरकार ना, पूर्ण बहुमत की सरकार। बहुजन समाज पार्टी ने अगर गठबंधन किया है तो लोगों से गठबंधन किया है, उत्तर प्रदेश की जनता के साथ गठबंधन किया है। रजनीकांत जी, बहुजन समाज पार्टी की कल अभी बहुत कम समय रह गया, पूर्ण बहुमत की सरकार, ठीक है, बिना किसी गठजोड़ के। सतीश प्रकाश जी का यह मानना है कि उन्होंने लोगों से गठबंधन किया है, पार्टियों से, दलों से थोड़ी गठबंधन किया है कि 4 लोग बैठे कमरे में बैठे और गठबंधन कर लिया। सतीश प्रकाश जी कह रहे हैं कि हम पूर्ण बहुमत से सरकार बनाएंगे और हमने लोगों से गठबंधन किया है। आप ही से सवाल है मेरा रजनीकांत जी, आप ही से है। देखिए, आपके गठबंधन पर सवाल उन्होंने उठाया है। देखिए, सरकार बनना बनाना तो चुनाव हो गया, कोई बात नहीं ना, जनता देख रही है आपका, और जनता तो जानना चाहेगी, जनता देख रही है। हाँ। और हमारा गठबंधन सरकार बना रहा है, पूर्ण बहुमत से बना रहा है। अच्छा, इसमें कोई ई फंड बट नहीं है। ओके, चूंकि हम लोग, आपके सर्वे आए, मीडिया के सर्वे आए, लेकिन हम लोगों के अपने सर्वे हैं, जो गांव-गांव एक-एक दरवाजे पर हम लोग गए हैं, हम लोगों ने घूमा है, टहला है, वोट के लिए प्रचार किया है, उसमें मेहनत की है। तो ये हमारे पास भी आकलन है कि क्या होने जा रहा है। हम भी हमारा गठबंधन पूर्ण बहुमत की सरकार बना रहा है और हमारी लड़ाई बीजेपी से है। कैसे लग रहा है कि आपका गठबंधन सरकार बना रहा है? अरे कुछ ग्राउंड पर चीजें तो होगी ना, वो जनता को बताइए आप। नहीं, हमने मुद्दों पे चुनाव लड़ा है। अच्छा, मुद्दों पे, हम मुद्दों पे चुनाव लड़े हैं। हमारा मुद्दा किसान था, हमारा मुद्दा नौजवान था, हमारा मुद्दा बेरोजगारी थी, हमारी मुद्दा महंगाई थी, हमारी मुद्दा आम जनमानस की जो जमीनी समस्या थी वो थी, हमारे मुद्दे छुट्टे पशु थे। तो क्या सतीश प्रकाश जी ने मुद्दों पे नहीं लड़ा? समीर सिंह जी ने मुद्दों पे मैं चुनाव अपनी नहीं बात लड़ा? कर रहा हूं। हाँ। मैं अपनी बात कर रहा हूं, जिन मुद्दों पे मैंने चुनाव लड़ा और जिन मुद्दों पे मैं जनता के बीच में गया, हमें समर्थन मिला, हमें लोगों से समर्थन मिला, हम पोलिंग स्टेशंस पे भी रहे, हमें जो हमारे जो आकलन हैं, जो हमने देखा, जो उत्साह था वोटरों में, जिस तरह से हमें वोट पोल किए गए हैं, ठीक, ये मेरा आकलन है कि हम पूर्ण बहुमत की सरकार जो एग्जिट पोल आया है उससे आपको कोई फर्क नहीं पड़ता? नहीं, उससे कोई फर्क नहीं। अरे 220 और 336 ये क्या एग्जिट पोल है? अच्छा, 114 नंबर का एग्जिट पोल में डिफरेंस होता है, जो एग्जिट पोल ही दिखा रहे हैं। ये कौन सी बात है? ये कौन सा एग्जिट पोल है? मैं तो नहीं जानता। किसी पब्लिक से पूछिएगा एग्जिट पोल का कोई आदमी उनसे बात किया है? अच्छा, इसीलिए आप ईवीएम की निगरानी दूरबीन से कर रहे हैं? बिल्कुल करेंगे, बिल्कुल करेंगे। ये एक वो है। हमने जैसे एग्जिट पोल देखा, हमने एक वो किया था सबको, अपने कार्यकर्ताओं को, कि मतगणना में सावधान, ये भूमिका तैयार हो रही है। हाँ, ये एक भूमिका है, ये नथिंग। इसको हम लोग एकदम सिरे से नकार रहे हैं। नहीं, मतगणना को आप बहुत सीरियस लेके आप भी बता दिए कि कितने बजे तक बैलेट पेपर खुलेगा, क्या किस राउंड में होगा, वो सब भी देखिए। ये बकायदा आपने अपने कार्यकर्ताओं को गाइडलाइन जारी कर दी है।
देखना पड़ेगा, करना पड़ेगा। इस तरह की घटनाएं घटेंगे, ईवीएम सड़क पर नजर आएगा, कमिश्नर एक्सेप्ट करेगा कि हाँ ये पालन नहीं हो पाया नियमों का, ठीक से कमी हुई, ये कमिश्नर ने एक्सेप्ट किया, बनारस के कमिश्नर ने इसको एक्सेप्ट किया है, ऑन टीवी चैनल पे एक्सेप्ट किया उसमें। तो अब हमको अलर्ट तो होना पड़ेगा ना। अगर इस तरह से नियमों का पालन नहीं होना पड़ेगा तो हम कौन सा काम करने जा रहे हैं। हम अपने लोगों को अलर्ट करें, देखते रहो, जहां ताला बंद हो उसको देखो। ठीक ये है, कोई गलत बात अच्छी बात है, सही बात है। अब जहां आप निगरानी कर सकते हैं ये आपका राइट है, लेकिन समीर जी, सतीश प्रकाश जी ने भी ये कहा कि वो मुद्दों के आधार पर चुनाव लड़ रहे हैं, और यहां पर रजनीकांत जी भी कहा। सतीश प्रकाश जी ने एक आरोप भी आप पर लगाया, एक बात कहते हुए कि भारतीय जनता पार्टी लोगों को भटकाव की ओर ले जा रही थी, हम तो पॉइंट पर थे, मुद्दे पे थे। आप कैसे देखते हैं? और ये दोनों लोग अपनी सरकार बना रहे हैं। नहीं, देखिए राहुल जी, अभी मैं समाजवादी पार्टी के प्रवक्ता को सुन रहा था। उस पार्टी के प्रवक्ता आरएलडी के नेता जयंत चौधरी जी ने उत्तर प्रदेश की विधानसभा में मतदान नहीं किया। अखिलेश यादव जी आजमगढ़ से सांसद थे, आजमगढ़ से चुनाव लड़ने वाले थे, उनको आजमगढ़ से करहल जाना पड़ा। और करहल में उस सीट से चुनाव लड़े जो उनके घर की सीट थी और एक जाति विशेष की सीट थी। वहां भी चुनाव में कोई भी प्रचार करे, हमें कोई आपत्ति नहीं है, लेकिन वहां भी उनको मुलायम सिंह जी को इस उम्र में ले जाके मंच पर बैठाना पड़ा विधानसभा का चुनाव जीतने के लिए। तो उत्तर प्रदेश की जनता जानती है कि समाजवादी पार्टी और आरएलडी का क्या हश्र होने वाला है। अच्छा। और क्या हश्र चुनाव के अंदर हो रहा। रही बात बसपा की, तो सतीश जी बातें तो अच्छा करते हैं, लेकिन इनकी पार्टी अच्छी नहीं कर रही है इस नाते कि इन्होंने अंतिम दम तक प्रत्याशी ही नहीं मिले इनको। कभी इधर से उधर, कभी उधर से इधर प्रत्याशियों को ये तलाशते रहे, और प्रत्याशी तलाशते तलाशते इतनी देर हो गई। न एक कहावत है, मैं कह दूं, एक शायरी है, कह न दीजिए। खुदा ही मिले न विशाले सनम, न खुदा ही मिले न विशाले सनम। हमें लगता है बहुजन समाज पार्टी की वही दशा है। लेकिन इतना जरूर कहूंगा राहुल जी कि समाजवादी पार्टी और आरएलडी का हार ईवीएम की तरफ उनको ले जा रहा। हम पहले भी कहे हैं कि जब जब समाजवादी पार्टी हारती है तो उसको ईवीएम में खराबी दिखती है, ईवीएम दोषी हो जाता है और ईवीएम पर आरोप लगता है। कल जो आरोप लगाना था अखिलेश यादव जी आज ही लगा रहे। अभी आरएलडी के प्रवक्ता ये कह रहे थे, मैं पूछना चाहता हूं, क्या ट्रेनिंग नहीं होती है? क्या ट्रेनिंग में ईवीएम जाता है कि नहीं जाता है? और जो ईवीएम मिला है वो ईवीएम डमी ईवीएम था और ट्रेनिंग के लिए ले जाया जा रहा था। डीएम कौशल राज शर्मा ने बनारस के अंदर बाकायदे प्रेस कॉन्फ्रेंस करके लोगों से बात करके उस पर स्पष्टीकरण दिया। मेरा इसका कोई लेना देना इस नाते नहीं है कि समाजवादी पार्टी को आरोप लगाना है, निर्वाचन आयोग को जवाब देना है। निर्वाचन आयोग की परिधि में चुनाव हो रहा, कल मतगणना हो जाएगी, दूध का दूध पानी का पानी सामने आ जाएगा। सतीश जी कह रहे थे कि हमने चुनाव के अंदर बहुत सारे मुद्दे ऐसे लाए जो नहीं लाने चाहिए थे। अरे भाई, हमने पहले दिन से, योगी आदित्यनाथ जी ने पहले दिन से क्या कहा? उन्होंने कहा कि हम उत्तर प्रदेश के अंदर कानून का राज स्थापित करना किए हैं और आगे भी करेंगे। क्या आप चाहते हैं कि कोई ऐसी सरकार बने जो कानून के राज से खिलवाड़ करे, उत्तर प्रदेश का विकास रोक दे? यही उत्तर प्रदेश है राहुल जी, 3 जिले में बिजली मिलती थी। यही उत्तर प्रदेश है जहां किसानों के नाम पर घड़ियाली आंसू बहाया जाता। आरएलडी के प्रवक्ता हैं चौधरी चरण सिंह के जन्मभूमि की रामाला शुगर मिल, जिसको पैसा देके उसकी क्षमता योगी आदित्यनाथ जी ने बढ़ाई। गन्ना के शुगर मिलों को बेचने का काम किया। 20 शुगर मिल बसपा ने बेचा और बंद किया और 13 शुगर मिल समाजवादी पार्टी की सरकार में तो समीर जी, यानी इतना काम किया है तो आप अपनी जीत के प्रति तो पूरी तरह से आश्वस्त हैं। आप अपनी पार्टी को कहां आते हैं, बड़ी कहां पाते बहुमत हैं? के साथ सरकार बनाएंगे राहुल जी। मैं तो कह रहा हूं बड़ी बहुमत के साथ सरकार बनाएंगे और जनता का समर्थन, सहयोग, आशीर्वाद, प्यार भारतीय जनता पार्टी को मिल रहा। हम जनता के प्यार को सिरोधार्य करेंगे
हम जनता के आदेश को सिरोधार्य करेंगे। हम ठीक पहले है, भी किए। जनता हम का पहले जो भी आदेश किए। होगा वो रजनीकांत जी आपको भी सिरोधार्य होगा, स्वीकार्य होगा, जो भी जनता का आदेश होगा। बिल्कुल सिरोधार होगा। जनता का आदेश का मैं स्वागत करूंगा। लेकिन समीर जी बार बार रोने की बात क्यों कहने लगते हैं आप लोगों पर? ये क्यों कहने लगते हैं कि ईवीएम की बात कर देते हैं? ये देखिए, आप लोग को तो ईवीएम पे पूरा यकीन है ना, पूरा विश्वास है ना, कोई भी रिजल्ट हो। हमें जो अगर सिस्टम से काम नहीं हो रहा है उस पर सवाल उठाना क्या गलत बात है? बिल्कुल सही बात है, आप जरा उसको बता उठाया दीजिए, जाएगा। अगर कल हमने उस पर सवाल उठाया तो मैंने क्या गलत किया? और आज मैं तो ADM आपसे और भी SDM कह रहा हूं को कि आप हटाया सवाल गया। उठाइए, कैसा क्यों हुआ? अरे भाई एडीएम एसडीएम को हटाया भी तो गया, सवाल उठा तो हटाया बैलेट गया। पेपर कहीं मिल रहे हैं, कचड़े के डिब्बे में मिल रहे हैं, लेखपाल लेके घूम रहा है, ईवीएम ऐसा ले जा रहा है जैसे लकड़ी काट के ले जाया जा रहा है। अच्छा रजनीकांत जी, ये जो कोई भी बात देखिए हुई? परिणाम, चाहे जीत हो चाहे हार हो, मतलब कम से कम चुनाव आयोग पर तो विश्वास हम सभी को करना चाहिए, जितने लोग यहाँ पर बैठे हैं। तो जो चीजें- हर चीज स्वीकार्य है ना, हर निर्णय स्वीकार्य, कोई भी जनता हो। का आदेश, जनमानस का आदेश स्वीकार होगा, मैं उसका स्वागत करूंगा। जनता हमें विजय दिलाएगी, ये मुझे भरोसा है, ये मुझे विश्वास है। बिल्कुल। सतीश जी आपको भी विश्वास है? यहाँ देखिए समीर जी कह रहे हैं कि आप बहुमत की बात कर रहे हैं, बहुत वो खुल के बोल रहे हैं, पार्टी तो कैंडिडेट तो आपको मिल नहीं रहा था अंतिम समय तक। ये मैं नहीं कह रहा हूं भाई, आप हर दल बहुत मजबूती से लड़ रहा है, लेकिन समीर जी कह रहे हैं कि बहुमत ठीक है, लेकिन कैंडिडेट अंतिम तक नहीं मिला आप लोगों को। देखिए समीर जी हमारे ज्ञानवीर साथी हैं, उनकी बातों को मैं काटूंगा नहीं, उनका अपनी पार्टी का एक नजरिया है, लेकिन शायद समीर जी को ये बात मालूम नहीं है, काट नहीं रहे, मान कि रहे हैं। भारत में बहुजन समाज पार्टी यानी काटा पिछले नहीं तो 6 माना महीने आपने। पहले एक सुनिए एक से ना, आप मेरी बात को सुनिए। देखिए उनका एक पक्ष रखेंगे, मैं उनकी बातों, उनका सम्मान करता हूं, ठीक है, हाँ, वो मित्रता एक अलग रखनी विचारधारा चाहिए, कुछ को भी निरूपित हो करते सकता हैं, है मैं कल उनकी ना। बातों को काट नहीं रहा। सतीश एक जी संवैधानिक पद में रहने की बावजूद आज भी वो स्वयं एमपी है। जिस भाषा का उन्होंने कल सार्वजनिक रूप में प्रयोग किया, आजादी की 75 साल के बाद हमारी संवैधानिक व्यवस्थाओं पे अनास्था प्रकट करना, ना केवल अनास्था प्रकट करना, उसको सबहट करने का, उसको धक्का मारने का, उसको निंदा करने का, ध्वस्त करने का पूरा प्रयास किया गया। ये प्रजातंत्र में ये मानसिकता बहुत खतरनाक है। इसी प्रक्रिया में आप चुनाव जीते हो, चुनाव की हार को भी स्वीकार करना चाहिए। प्रजातंत्र में जनता की फैसला सर्वोपरि होता है, नतीजा कल आएगा। एग्जिट पोल कोई पार्टी की व्यवस्था नहीं है, कभी कभी एग्जिट पोल सत्य भी दिखाता है, कभी कभी अतिशयोक्ति भी करता है, उसमें हमारा कुछ टिप्पणी नहीं है। लेकिन बियॉन्ड एग्जिट पोल के बाहर भी जो भाषा का प्रयोग हुई है, ये बहुत ही गणतंत्र के लिए खतरनाक है। लोगों को उस्काना कि चुनाव हारने से समाजवादी सैनिक हिंसा अपनाना, ये कोई भी प्रजातंत्र में, कोई एक सभ्य समाज में एक जिम्मेवार नेतृत्व से अपेक्षा नहीं किया जाता है। हम निवेदन करने के लिए आए थे चुनाव आयोग को। केंद्रीय मंत्री और इलेक्शन इंचार्ज धर्मेंद्र प्रधान को सुन रहे थे, जो अपनी बात रख रहे थे कि अपनी बात को संयमित से रखना चाहिए और एग्जिट पोल कोई भारतीय जनता पार्टी नहीं करती है। ठीक है, जो परिणाम आए हैं जो भी उसे स्वीकार करना चाहिए, जनता को भड़काने का काम नहीं करना चाहिए। उन्होंने सीधा निशाना जो है समाजवादी पार्टी पर किया है, इसका जवाब भी लेंगे रजनीकांत से। लेकिन सतीश प्रकाश जी आप अपनी बात को पूरा कीजिए। चलिए उनके पास आएंगे। रजनीकांत जी देखिए, आप ये कहा जा रहा है, इलेक्शन इंचार्ज धर्मेंद्र प्रधान जी कह रहे हैं कि देखिए फैसला कुछ भी हो उसे स्वीकार करना चाहिए, भड़काना नहीं चाहिए। क्या आप लोग किसी को भड़का रहे हैं? नहीं, ये गलत आरोप है। मैंने बात नियम की, मैंने बात निगरानी की, मैंने बात
अपने कार्यकर्ताओं को और चुनाव आयोग में जो कहा कि ये सारी कमियां जो हैं ये न हो, तो ये मैंने तो नहीं समझा कि मैं कोई जनता को या किसी को भड़काने का काम कर रहा हूं। मैं अगर ईवीएम की सुरक्षा की बात कर रहा हूं, मैं इस तरह से कूड़ेदान में और लेखपाल के हाथ में बैलेट पेपर लेकर टहलने की बात कर रहा हूं, तो ये तो मैं तो संविधान की बात कर रहा हूं कि इसको ढंग से होना चाहिए। इसमें मैं किसी को भड़काने की बात क्या कह रहा हूं? मैं बातों को उजागर कर रहा हूं और मेरा सारी पार्टियों से अनुरोध है कि वो उजागर करें इस बातों को। ये बातें सभी को करनी चाहिए। नहीं, बाकी पार्टियां कह रहे हैं कि हमें पूर्ण विश्वास है चुनाव आयोग पे, हम क्या निगरानी करेंगे, उस दिन जाएंगे, नहीं, वो जो काउंटिंग होगी उसमें प्रक्रिया में शामिल लेंगे। ये बताइए, हाँ 3 गाड़ियों पे ईवीएम जा रहा है, 2 भाग गई, 1 पकड़ गई। ये डमी ईवीएम था, क्या था ये तो जांच भी हो सकता था ना। एक ईवीएम को जांच कर लिया जाता कि इसमें क्या था, बातें खुल जाती, उसमें कौन सी बात थी। लेकिन नहीं, मेरा कहना यह है, और माना, सरकारी अधिकारियों ने माना कि हाँ ये मानक के विरुद्ध हुआ, जो नियम विरुद्ध नहीं हो पाया, ये गलती हुई। ये गलत अगर है तो उसमें किसी पार्टी के कार्यकर्ताओं का दोष नहीं है। ठीक है समीर जी, देखिए सचेत रहना कहां बुरा है। रजनीकांत जी ये कह रहे हैं गठबंधन के प्रवक्ता के तौर पर, अगर सचेत रहना हम अपने लोगों को कह रहे हैं तो इसमें कौन सी बुराई है? कोई बुराई नहीं है और सबको निगरानी करने में कोई बुराई नहीं, लेकिन अखिलेश यादव की जो भाषा है पूरे चुनाव के अंदर देखे, वो अधिकारियों को मंच से धमकाते, वो बताते हैं कि साहब भाषण में कहते हैं कि साहब जब मैं आऊंगा तो क्या करूंगा। उनके आदर्श कौन है? आजम खान साहब के भाषा को देख लीजिए, पहले भी बोलते रहे। अखिलेश यादव पूरे चुनाव भर किस भाषा का इस्तेमाल करते रहे, उन्होंने क्या क्या नहीं कहा। अब कल जिस प्रकार से प्रेस कॉन्फ्रेंस, संवैधानिक संस्थाएं हैं राहुल जी, अगर आपको कहीं आपत्ति है, उत्तर प्रदेश का निर्वाचन आयोग है, भारत सरकार का भारत का निर्वाचन आयोग है, आप डेलीगेशन भेज सकते हैं, आप कठिनाइयों को बता सकते हैं। पहले भी शिकायतों पर तमाम जगह के चुनाव निरस्त हुए, चुनावों में जांच हुई है, रीपोलिंग तक हुई है। अगर किसी विधानसभा के अंदर कोई दिक्कत आती है, काउंटिंग में भी कोई दिक्कत आएगी तो रीपोलिंग हो सकती है, ऐसा थोड़ी है कि नहीं हो सकता। संवैधानिक संस्थाओं पर अपनी शिकायतें दर्ज करना लोकतांत्रिक मर्यादा होता है राहुल जी, लेकिन अपने प्रेस कॉन्फ्रेंस में ये कहना कि डंडे लेके निकल जाओ, लाठी लेके निकल जाओ, देख लेना, एक लोकतांत्रिक पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष की ये भाषा उदंडता की भाषा है, हिंसा फैलाने वाली भाषा है और गैर जिम्मेदाराना बयान है, जिसके लिए अखिलेश यादव को माफी मांगना चाहिए, उत्तर प्रदेश की जनता से माफी मांगना चाहिए। जो राजनीतिक दल गुंडों के भरोसे राजनीति करता हो, जो राजनीतिक दल अपने शासन काल में मर्यादाओं की सीमा तोड़ता हो, मुजफ्फरनगर जैसा दंगा होता हो जिसकी सरकार, समीर जी हमेशा इलेक्शन मोड पे रहते हैं, ऐसे बहुत सारे चीजें। देखिए कल परिणाम आ जाएगा, 7 बजे से चीजें क्लियर होती रहेंगी धीरे धीरे। हमेशा इलेक्शन मोड पे रहने के बजाय हम लोग एक अच्छी बहस कर रहे हैं, इसमें हम लोगों को हिस्सा लेना चाहिए। ठीक है, आप ये कह रहे हैं, मैं आपके पास आऊंगा, लेकिन हमारे साथ राजनीतिक विश्लेषक के तौर पर भी यहाँ पर रुद्र प्रताप जी हैं। रुद्र प्रताप जी, जो राहुल जी 30 सेकंड में अपनी बात खत्म कर लो। हाँ खत्म कर लीजिए। देखिए मेरा निवेदन इतना है, हाँ किसी भी राजनीतिक दल के नेता को, मैं अपनी बात भी करता हूं, अपनी पार्टी की भी बात करता हूं, हमारी सहमति असहमति हो सकती, हमें उस पर आपत्ति दर्ज करना है, हमको उसको इंगित करना है। ये कोई गुंडा राज नहीं है, ये लोकतंत्र भाई। देश के अंदर, उत्तर प्रदेश के अंदर लोकतंत्र है, चुनी हुई सरकारें आ रही, आप भी मुख्यमंत्री रहे हो, संवैधानिक पदों पर रहे हो, कम से कम तो इसकी मर्यादा का पालन करिए। जब ईवीएम आपको जिताता है तो अच्छा होता, जब आप हारते हो तो ईवीएम क्यों खराब हो जाता है भाई? आजमगढ़ लोकसभा के चुनाव में जीते तो ईवीएम अच्छा था, क्यों नहीं? फिर एक कोट करने लगते हैं। देखिए कोई भी हो, सही बात है, अगर या तो पहले ही क्लियर कर लीजिए कि भाई हम इलेक्शन में ईवीएम से नहीं चाहते, सब लोग इकट्ठे हो जाइए। फिर 2009 का एक कोट बताने लगते हैं लाल कृष्ण आडवाणी का, तो स्वाभाविक सी बात है, पश्चिम बंगाल में बंपर जीत हुई, दूसरे राज्यों में हुई जीत, और आप स्वीकार करते हैं लोकसभा में परिणाम आए, जो भी दल जीते कम से कम ईवीएम, यानी अगर ईवीएम पर सवाल उठाते हैं तो रुद्र प्रताप जी तो चुनाव आयोग पर बात हो गई ना। आप चुनाव आयोग पर विश्वास नहीं करते हैं, कोई भी दल हो। देखिए
उसकी निगरानी करना, उसे देखना कि कहां बैलेट पेपर जा रहा है, अगर कोई मूव कर रहा है वो देखना आपका काम है। लेकिन परिणाम कुछ भी हो उसे तो स्वीकार करना चाहिए, चाहे सतीश जी हो, चाहे समीर जी हो, चाहे रजनीकांत जी हो, परिणाम कुछ भी उसको एक्सेप्ट कीजिए, स्वीकार कीजिए, आगे बढ़िए। उसके बाद राहुल जी, निगरानी करने वाली बात को तो जहां तक मुझे याद आ रहा, समीर सिंह जी ने अपने पहले जवाब में ही कह दिया था कि वो निगरानी को तो सही मानते हैं, निगरानी करनी भी चाहिए। कल आप अखिलेश जी की अगर प्रेस कॉन्फ्रेंस को देखें, वो बेहद आक्रामक थे। वो अधिकारियों का भी नाम ले रहे थे, वो कह रहे थे कि यहाँ पे गड़बड़ी भी हो सकती है। कुछ प्रमुख अधिकारियों ने कहा काउंटिंग भी धीरे करने की बात है। अच्छी बात है, जब तक मतदान की प्रक्रिया पूरी ना हो जाए, जब तक पूरा रिजल्ट नहीं आ जाए, तब तक ये होना चाहिए। आपको निगरानी भी करनी चाहिए और ये आपका हक भी है, चूंकि आपने वोट करने के लिए अपील की थी, तो वोट अगर आपको पड़े हैं तो उसकी निगरानी भी होनी चाहिए। लेकिन राहुल जी, ये आक्रामकता कल जरूर खत्म हो जानी चाहिए। लेकिन जो भी परिणाम आए, ये उत्तर प्रदेश के लिए जरूरी है, ये निर्वाचन आयोग के लिए जरूरी है, ये अगले चुनाव के लिए जरूरी है कि ये आक्रामकता कल बड़े प्यार से खत्म हो जाए। जो भी जीते वो स्वीकार करे विनम्र होके, और जो भी हारे उसे मानना चाहिए कि ये उसकी हार है। आक्रामकता आज तक के लिए बचा के रखें, बेहतर है, लेकिन कल थोड़ा सा प्रेम स्वभाव बना के रखें। जी राहुल जी, परिणाम कुछ भी हो उसे एक्सेप्ट करना चाहिए। भाई आप अपने कार्यकर्ताओं को संबोधित कर सकते हैं। समाजवादी पार्टी ने किया कि 8 से 8:30 बजे के बीच बैलेट पेपर होगा, उसके बाद 20वें राउंड पे होगा। ये सारी बातें कह सकते हैं, चाहे आप भारतीय जनता पार्टी के प्रवक्ता हो, बसपा के प्रवक्ता हो, या किसी पार्टी के प्रवक्ता हो, लेकिन कम से कम संवैधानिक संस्थाओं पे तो हमें यकीन करना चाहिए। राहुल जी, मेरा भी यही कहना है कि आप वेब लिंक मांग सकते हैं, आप अपने लोगों को अंदर जाने को कह सकते हैं, बाहर से निगरानी कर सकते हैं, सवाल भी उठा सकते हैं, जब तक ये पूरी प्रक्रिया नहीं हो जाए। लेकिन कल जब ये प्रक्रिया शुरू हो जाए तो आपको भरोसा करना पड़ेगा जनता पर, आपको भरोसा करना पड़ेगा संवैधानिक संस्थाओं पर, निर्वाचन आयोग पर, और आपको भरोसा करना पड़ेगा कि प्रक्रियाएं इसी तरह चलती हैं। आपकी निगरानी के बावजूद अगर ऊपर नीचे हो रहा है तो यही जनता का फैसला है। जी हाँ सतीश जी, कुछ कहना चाह रहे हैं आप? नहीं, देखिए राहुल जी, मेरा मानना यह है कि देखिए ईवीएम के ऊपर सवाल है, इसमें कहीं कोई दो राय नहीं है। और देखिए, जब बीजेपी ने सबसे पहला विरोध किया, आपने आडवाणी जी की जो बात कही है, आडवाणी जी ने सबसे पहले ईवीएम के ऊपर सवाल उठाया। और यही बीजेपी के एक बड़े लीडर है जीएल साहब, उन्होंने बाकायदा एक महाग्रंथ भी लिखा ईवीएम के ऊपर, उसको चेक कर लीजिए आप जाकर के। मेरा कहना यह है कि अगर देखिए, तमाम देश के अंदर एक बहुत बड़ा वर्ग ऐसा है कि जो ईवीएम को लेकर के सवाल खड़ा कर रहा है। चुनाव आयोग का काम ईवीएम को स्थापित करना नहीं है, चुनाव आयोग का काम है कि वो निष्पक्ष चुनाव कराए। आप ईवीएम की पैरवी क्यों करना चाहते हो? अरे भाई, जहां ईवीएम का इन्वेंशन हुआ जापान के अंदर, वहां उन्होंने कभी यूज नहीं किया। और जहां तकनीकी का हवाला दिया जाता है, तो तमाम ऐसे दुनिया में बहुत सारे देश हैं जो तकनीकी रूप से भारत से बहुत उज्जवल नंबर पे आए जाते हैं, लेकिन वे भी कहीं ना कहीं अच्छा सुनिए ना ईवीएम या सतीश जी, इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग मशीन सतीश से जी, बसते हैं। बैलेट पेपर जो परंपरागत तरीका है मतदान का, उसको अप्लाई कर रहे हैं। तो इसमें बीजेपी को भी कोई बहुत बड़ा मान सम्मान से नहीं होना चाहिए। मेरा कहना यह है कि देखिए, कहीं लोगों का विश्वास ना खत्म हो जाए। मैं किसको वोट दे रहा हूं, अगर मुझे यह विश्वास नहीं होगा तो लोकतांत्रिक व्यवस्था जो है कहीं ना कहीं कमजोर होगी। और सरकार को काम है लोकतांत्रिक व्यवस्था को बचा के रखना, और लोकतांत्रिक व्यवस्था के प्रति जो लोगों का विश्वास है उसको बना के रखना। सतीश जी, ये तो वही बात हो गई कि आप एग्जामिनेशन हॉल में गए, वहां पर बोला गया है कि ब्लैक पेन का यूज करना है, और आप रेड पेन लेकर चले आए, आपने गोला मार्क कर दिया। तो जाहिर सी बात है, अब तो सब कुछ हो गया है, ईवीएम के जरिए सारे इलेक्शन हो गए हैं सभी विधानसभा सीटों पर। अब कल परिणाम आने लगेगा। वैसे में आप इसके पहले मुद्दों की बात ना करके, जैसे कि समीर जी ने कहा कि आपको कैंडिडेट ही नहीं मिला, तो आप ये पहले ही हार क्यों मान रहे हैं आप? अब तो ईवीएम मशीन से चुनाव हो गया ना, ईवीएम मशीन से चुनाव हो गया, इलेक्शन हो गया है ईवीएम मशीन से, कहीं बैलेट से नहीं हुआ है। सतीश जी, मैं एक छोटी सी बात के लिए, शायद समीर जी को यह बात मालूम नहीं है कि बहुजन समाज पार्टी 1 से 6 महीने पहले, चुनाव से पहले आज तक जितने भी चुनाव लड़े हैं, हमारे उम्मीदवार पहले से ही तैयार रहते हैं। बहुजन समाज पार्टी के पास सबसे ज्यादा रहते हैं। और ये 5 साल की सरकार चला करके समीर जी, इतना अहम नहीं होना चाहिए। 4 बार बहुजन समाज पार्टी, अच्छा ये ठीक है, कोई बात नहीं, अहम किसी को नहीं है। चलाई है। ये 2007 से 2012 वाला जो पीरियड था, क्या वो बैलेट से इलेक्शन हुआ था? क्या 2007 से 12 बैलेट से इलेक्शन हुआ था उत्तर प्रदेश में? मैं आपसे जानना चाहता हूं सतीश जी, बैलेट से इलेक्शन हुआ था? नहीं, देखिए सुनिए,
मेरा कहना ये है तो कि अगर देखिए, जीत गए तो सुनिए, उस समय तो बोलना चुनाव चाहिए होने के कि हमको बाद ईवीएम पे ईवीएम विश्वास पे नहीं सवाल है। उठाना ऐसी चर्चाओं का मैं हिस्सा नहीं बनना चाहता, लेकिन ये नहीं, मैं बिल्कुल 100% ये बात कहना चाहूंगा कि किसी भी लोकतांत्रिक व्यवस्था में सरकार के खिलाफ लोग मत के द्वारा, ये सुनिए, ये कोई आदिम काल नहीं है कि सत्ता परिवर्तन तलवार के दम पे हो, युद्ध के दम पर हो। अरे लोकतांत्रिक व्यवस्था मतदान के दम पर है, और अगर मुझे मतदान देते वक्त अगर मेरे अंदर यह विश्वास नहीं होगा कि मैं किसको मत दे रहा हूं, यहां जनता का विस्तार स्थापित करना यह महत्वपूर्ण है। तो चुनाव सतीश जी, आयोग को ये ठीक है, सतीश हम जी, सवाल नहीं करेंगे, सतीश जी, लेकिन चुनाव आयोग की सतीश ऐसी जी, क्या मजबूरी है कि बैलेट पेपर से चुनाव हो, क्या दिक्कत है? सतीश जी, तो वही तो बोल रहा हूं कि 2007 से 2012 वाला पीरियड भी तो बैलेट से तो हुआ नहीं था। एक चीज ये बड़ी क्लियर बात है, उस दौरान भी ईवीएम से ही हुआ था। नहीं, आप देखिए, जीत कर आए, सुनिए, 5 साल तक राज किया राहुल भाई, जी, तब तो आपने नहीं उठाया सवाल, बहुजन तब तो कुछ नहीं बोला। सुनिए, नहीं, हमारा मानना ये है, देखिए राहुल जी, हमारा मानना ये है कि 2007 से पहले भी बहुजन समाज पार्टी का ये मानना था कि उत्तर प्रदेश नहीं पूरे देश के अंदर का बैलेट पेपर से चुनाव हो, और 2012 के बाद भी हमारा ये मानना है, आज भी हमारा मानना ये है, बहुजन इसी में समाज उलझे पार्टी रह का ये जाएंगे। मानना है, चुनाव आयोग इसी को में हम लोग बाकायदा उलझे रह लिख के भी जाएंगे। दिया है कि पूरे जनता को देश इसी की में जनता गोल ये गोल चाहती है घुमाते कि रहिए। बैलेट पेपर से चुनाव। देखिए, जी। जनता को इसी में गोल गोल आप लोग घुमाते रहिए, ईवीएम मशीन, बैलेट पेपर। अरे भाई, जब आप वोटिंग करने गए थे सतीश जी, इस बार वोटिंग करने गए थे, आप वोट दिया, आपने वोट दिया, एक बीबी पैट से एक पर्ची भी निकलती है। सतीश जी, वोट तो दिया होगा ना आपने? चलिए, आ ही नहीं रही आवाज, कोई बात नहीं। समीर जी, देखिए, बसपा के प्रवक्ता ने देखिए उंगली उठाना शुरू कर दिया है साफ तौर पर। मैंने उनसे पूछा भी कि 2007 से 2012 का जो पीरियड था वो बैलेट पेपर से इलेक्शन हुआ था क्या? शुरू हो गया। देखिए, अब भाई कोई भी दल हो, अब तो इलेक्शन, या तो आप उस इलेक्शन की प्रक्रिया में हिस्सा न लेते, अड़ जाते चुनाव आयोग से कि हमें ईवीएम नहीं चाहिए, बैलेट से लेकर आइए। रिकॉर्ड तो रहता ही है ना किसको कितना वोट मिला है, वो वीवीपैट मशीन से पर्ची निकलती है। देखिए राहुल जी, यही मैं कह रहा था कि अहम हमारा बड़ा हो गया, राजनीतिक दलों के नेता और प्रवक्ताओं का अहम बड़ा हो गया। जिस भाषा की मैं बात कर रहा था, अखिलेश यादव की भाषा का बात, बसपा के प्रवक्ता की बात, आप देखिए कितना दुर्भाग्य है कि निरंतर सुधारों की बात हो रही है। हम टीएन सेशन को क्यों याद रखते हैं? पहले चुनाव होते थे, बैलेट पेपर से मतदान होता था, और मतदान के बाद काउंटिंग में 3-3 दिन 2-2 दिन लगते थे, पूरी रात पूरा दिन जग के काउंटिंग एजेंटों को एक एक बैलेट सीधा करना, मिलाना, उसको रखना। इतने लंबे प्रोसेस में कर्मचारी से लेके, अभिकर्ता से लेके राजनीतिक दलों की इंतजार, और आज टेक्नोलॉजी के इस्तेमाल में 11 बजे तक, कल 3 से 4 घंटे में चलिए लगभग स्थितियां साफ हो जाती हैं, परिणाम आ जाता है। चलिए, बहुत बहुत शुक्रिया, आप लोगों का समय का अभाव है, वरना समीर जी आपसे और लंबी बात करते, रजनीकांत जी आपसे और लंबी बात करते, और रुद्र प्रताप जी आपसे भी। बहुत बहुत शुक्रिया आप लोगों का इस डिबेट में हिस्सा लेने के लिए, धन्यवाद। कू प्रेजेंट्स ब्रेकिंग न्यूज पर एक नजर डाल लेते हैं। लोकतंत्र पे जनता जनार्दन का जनादेश सर्वोच्च होता है, नंदगोपाल नंदी ने कू किया है, लेकिन